प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आप ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से घर बैठे ही शिक्षा प्राप्त कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल तक मैंने आपको आरबीसी, रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में मैं आपको बता रहा था। और रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र में मैंने आपको आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में बता दिया था। आज मैं आपको बिम्बाणु के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा प्रकरण है बिम्बाणु। बिम्बाणु को ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। स्वस्थ मनुष्य के अंदर 5 लीटर तक रक्त पाया जाता है। रक्त के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और ठोस। प्लाज्मा के अंदर लगभग 92% जल होता है। 8% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जबकि ठोस भाग के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिम्बाणु, प्लेटलेट्स आदि पाए जाते हैं। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। और इसी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का परिवहन करने का प्रमुख साधन माना जाता है। रुधिर का लाल रंग इसी कारण से होता है। मैंने आपको ये बता दिया था, आरबीसी रेड ब्लड कार्ब सेल होती हैं, जो केंद्रक विहीन होती हैं और इनका जीवन काल 120 दिन होता है। लगभग रक्त कणिकाओं की 99% आरबीसी होती हैं। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी को परिवहन मानो, डब्ल्यूबीसी को हमारे शरीर के सैनिक मानिए। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। रुधिर प्रवाह के विपरीत चलते हैं और जैसे ही कोई बाहर से रोग अणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसके साथ इनकी फाइट होती है और लिम्फोसाइट उनसे लड़कर के रोग के रोगाणु को मार देती है और मोनोसाइट मरे हुए उन रोग के कणों का भक्षण कर जाती है। यहाँ तक की बात आपको मैं बता चुका हूँ। अब आपके सामने आ गया बिम्बाणु। बिम्बाणु का मतलब समझिए प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये रुधिर का थक्का बनाने का काम करते हैं। उदाहरण के रूप में हमारे शरीर के अंदर धमनी, शिराएं और केशिकाएं होती है, उत्तरोत्तर छोटी छोटी नसों में बढ़ती चली जाती है। अगर किसी कारणवश हमारे शरीर के आंतरिक भाग में कहीं कोई केशिका या धमनी या वेन लीकेज हो जाती है, ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में पाए जाने वाला बिम्बाणु तत्काल उस स्थान पर पहुंचता है और जाकर के वहाँ पर अपना एक नेट जाल बिछा देता है। उस जाल में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कणिकाएं आकर के फंस जाती है, रुधिर का थक्का बनने का कार्य होता है, जिससे रुधिर का बहना बंद हो जाता है। पीला पीला सा पदार्थ बाहर। कई बार आपको चोट लगी होगी, चोट लगने के बाद देखेंगे कि आप 1 से 2 मिनट पश्चात रुधिर का बहना अपने आप बंद हो जाता है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक विशेष प्रकार की बीमारी पाई जाती है, अर्थात उस बीमारी में रुधिर का थक्का नहीं बनता। ऐसे व्यक्ति अधिक रक्तस्राव के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए बिम्बाणु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बिम्बाणु का जीवन काल 10 दिन होता है। बिम्बाणु के बारे में मैं आपको लिखवाता हूँ कि इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। रक्त में इनकी मात्रा 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। रक्त में थ्रोम्बोसाइट की मात्रा लगभग 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर
और केंद्रक भी कोशिका होती है। बिंबाणु भी केंद्रक विहीन कोशिका होती हैं। इनका जीवन काल लगभग 10 दिन। इनका जीवन काल लगभग कितना होता है? 10 दिन होता है। और ये रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। बिंबाणु रक्त का थक्का बनाने का कार्य। ये बात आपके सामने बिंबाणु की आ गई है कि बिंबाणु क्या क्या काम करते हैं। इसके पश्चात अब आपको मैं रक्त के कार्य लिखवा देता हूँ कि हमारे शरीर में रक्त क्या करता है। देखो, एक तरल संयोजक है, O2 और CO2 का परिवहन का काम करता है। नंबर 2, पोषक तत्वों को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचाने का काम करता है। नंबर 3, शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। शरीर का जो pH मान है उसको नियंत्रित करता है और उत्सर्गी उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। ये बात मैं आपको रक्त के कार्य में बिंबाणु के बारे में आपका रक्त का कार्य। नंबर 1, एक प्रकार का संयोगी रक्त एक प्रकार का क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो निम्न प्रकार के कार्य करता है। जो निम्नलिखित कार्य संपन्न जैसे नंबर 1, रक्त हमारे शरीर में O2 और CO2 का वातावरण ऊतकों के मध्य आदान प्रदान करता है। रक्त संपूर्ण शरीर में O2 व CO2 के वातावरण का नंबर 2, रक्त शरीर के pH मान को बनाए रखता है। नंबर 3, रक्त शरीर के तापमान नियंत्रित करता है। नंबर 4, रक्त उपापचय क्रियाओं के पश्चात बनने वाले अवशिष्टों को
पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का इसके अलावा नंबर 1 है उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने का काम भी हमारा रक्त ही करता है। उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम ये रक्त के प्रमुख कार्य कौन कौन से कार्य होंगे देखिए। हम रक्त एक प्रकार का तरल सहयोगी ऊतक है जो विभिन्न कार्य संपन्न करता है। नंबर 1 रक्त का संपूर्ण शरीर में और CO2 के वातावरण का आदान प्रदान करना रक्त का ही कार्य। रक्त शरीर के पीएच मान को बनाए रखता है क्योंकि हम जानते हैं रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है, फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उस तापमान को नियंत्रित करने का प्रमुख कार्य रक्त होता है। यदि रक्त गर्म होगा तो शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाता है। रक्त पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक यानी प्रत्येक कोशिका तक पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य और वहां बनने वाली अपशिष्ट या उत्सर्जित उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने का काम भी हमारा रक्त ही करता है। अब मैं आपको रक्त के प्रकार के बारे में बताऊंगा कि हमारा रक्त कितने प्रकार का होता है। रक्त के प्रकार देखिए, जैसे रक्त के प्रकार में आ जाइए। नया पॉइंट डालिए, रक्त का प्रकार। देखिए रक्त के प्रकार में मैं आपको बताऊं, रक्त में पाए जाने वाले लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले जो विशेष प्रकार के प्रतिजन होते हैं ए और बी, उनकी उपस्थिति के और अनुपस्थिति के आधार पर रक्त 4 प्रकार का होता है। ए, बी, ए बी और ओ 4 प्रकार का होता है। ए रक्त समूह वाली जो कणिकाएं होती है उन पर प्रतिजन ए, बी पर प्रतिजन बी, ए बी पर प्रतिजन ए और बी दोनों, और ओ समूह पर कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है। इसके अलावा रक्त कणिकाओं पर एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं RH फैक्टर, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। यह जिस मनुष्य के रक्त में पाया जाता है उसे RH धनात्मक, और जिसके रक्त में ये अनुपस्थित हो उसे RH ऋणात्मक कहते हैं। विश्व में लगभग 80% लोग होते हैं जो RH पॉजिटिव होते हैं, RH धनात्मक होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रक्त के प्रकार लिखेंगे कि रक्त में पाए जाने वाले लाल रक्त कणिकाओं को रक्त में पाई जाने वाली
लाल रक्त कणिकाओं की सतह, रक्त में पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रतिजन के, रक्त की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन ए बी की उपस्थिति और अनुपस्थिति, की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रक्त 4 प्रकार का होता है। ए बी तथा ए बी तथा ओ, 4 प्रकार था। ए रक्त समूह में, ए रक्त समूह वाली कणिकाओं पर ए रक्त समूह वाली कणिकाओं पर प्रतिजन, ए रक्त समूह वाली जो कणिकाएं हैं, ए रक्त समूह वाली कणिकाओं की लाल कणिकाओं पर ए प्रतिजन, यानी RBC पर प्रतिजन ए बी रक्त समूह वाली कणिकाओं पर प्रतिजन बी, ए बी रक्त समूह वाली कणिकाओं पर प्रतिजन ए व बी तथा ओ रक्त समूह वाली कणिकाओं पर ओ रक्त समूह वाली कणिकाओं पर कोई प्रतिजन नहीं होता है। आपके यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी कि ओ समूह पर कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको एक RH फैक्टर के बारे में और कहा था, जो लगभग विश्व के 80% लोगों में RH धनात्मक होता है। जिन व्यक्तियों के लालोत्तर कणिकाओं पर RH फैक्टर पाया जाता है उन्हें RH धनात्मक कहते हैं। जिन लोगों के RBC पर, रेड ब्लड कार्ड सेल पर RH नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होते उन्हें RH ऋणात्मक कहते हैं। और संसार के लगभग 80% लोग RH धनात्मक होते हैं।
इसके अलावा एक अन्य प्रकार का प्रतिबंध RH एक अन्य प्रकार का प्रतिजन RH होता है, जैसे RH कारक के नाम से जाना RH फैक्टर नाम से इसे किस नाम से जाना जाता है? RH फैक्टर के नाम से जाना जाता है। यह जिस मनुष्य के रक्त में पाया जाता है, यह जिस मनुष्य के रक्त में पाया जाता है उसे RH धनात्मक कहते हैं। जिस मनुष्य के रक्त में जिस मनुष्य के रक्त में यह होता है उसे RH कहते हैं। RH ऋणात्मक हो गए। विश्व के 80% लोगों में RH+ पाया जाता है। संसार के लगभग 80% लोगों में संसार के लगभग 80% लोगों में RH पॉजिटिव पाया जाता है। अब आपके सामने आता है रक्त का परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन। नया पॉइंट है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण देखिए, परिसंचरण तंत्र विभिन्न अंगों का एक संयोजन है। रक्त परिसंचरण विभिन्न अंगों का एक समन्वय है। विभिन्न अंगों का एक संयोजन मानिए, समन्वय, जो संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं के मध्य जो संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं के
करता है? संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं के मध्य गैसों, पचे हुए भोजन के पोषक तत्वों, गैसों, पचित भोजन के पोषक तत्वों, पचित भोजन के जो पोषक तत्व हैं, हार्मोन्स व अन्य उत्सर्जित पदार्थ, हार्मोन्स व अन्य उत्सर्जित पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। O2 व CO2, गैसों का आदान प्रदान से तात्पर्य है O2 व CO2 वगैरह। मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र का क्या अर्थ है जानते हो? खुला परिसंचरण तंत्र से तात्पर्य होता है कि रक्त नलिकाओं में न बह करके स्वतंत्र रूप से शरीर में ही भरा हुआ रहता है, बहता है, उसे हम खुला परिसंचरण तंत्र कैसे, जैसे तिलचट्टा आदि में। और उसी प्रकार से बंद परिसंचरण तंत्र से तात्पर्य होता है कि रक्त शरीर में खुले स्थान में न बह करके नलिकाओं की सहायता से संचरण करता है, इसे हम बंद परिसंचरण कहते हैं। मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक समय में हृदय से रुधिर 2 बार गुजरता है, इसीलिए मनुष्य के इस परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मनुष्य में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें रक्त, हृदय, लसिका, जिसमें रक्त, हृदय, लसिका, इसमें हृदय, रक्त, हृदय, लसिका ग्रंथि और रुधिर वाहिनियाँ, और कौन सी धमनी शिरा और केशिकाएँ, रक्त, लसिका ग्रंथियाँ, रुधिर वाहिनियाँ सम्मिलित होती हैं। इन सब से मिलकर के और हमारा परिसंचरण तंत्र बनता है। लसिका एक विशिष्ट प्रकार का तंत्र है। लसिका तंत्र एक विशिष्ट प्रकार का तंत्र होता है, जिसे लसिका एक विशिष्ट प्रकार का तंत्र है, जिसे लसिका तंत्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लसिका तंत्र कहते हैं। यह खुला परिसंचरण और लसिका तंत्र एक खुला परिसंचरण है और लसिका तंत्र एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है।
अब आप देखिए एक बार कि रक्त परिसंचरण विभिन्न अंगों का एक संयोजन होता है, आपस में मेल मिलाप सामान्य होता है, जो संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं के मध्य में गैसों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, पचित भोजन के पोषक तत्व, हार्मोन्स और अन्य उत्सर्जित पदार्थों के परिवहन का काम करता है। मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मैंने बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र दोनों के बारे में आपको बता दिए, जिसमें रक्त, हृदय, लसिका ग्रंथियां, रुधिर वाहिनियां सम्मिलित होती है। यानी हृदय, लसिका ग्रंथियां, रुधिर वाहिनियां सम्मिलित होती है। लसिका एक विशिष्ट प्रकार का तंत्र होता है जिसे लसिका तंत्र के नाम से जानते हैं, और लसिका तंत्र एक खुला परिसंचरण तंत्र है। इतना मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपके सामने रक्त परिसंचरण का एक चित्र आता है। हृदय प्रमुख भूमिका निभाता है इसमें, और इसके केंद्र में हृदय ही होता है। कल मैं आपको हृदय के बारे में बताऊंगा, और हृदय की संपूर्ण क्रियाविधियाँ आपके सामने बताई जाएंगी। आज के लिए इतना ही।